साजिद अकरम 50 साल का और उसका बेटा नवनीत अकरम 24 साल का सिडनी के संडे ट्रैफिक में नॉर्मल लोगों की तरह ड्राइव कर रहे थे। अटैकर के पास एक राइफल, 2 शॉटगन थी। ये गन इलीगल नहीं था, उनके पास कैटेगरी ए बी लाइसेंस था। लगभग 6:40 पे शाम को अटैकर ने अपनी सिल्वर कलर की हैचबैक गाड़ी कैम्पबेल पैरेट पर पार्क कर दी। लेकिन जहाँ पे गाड़ी पार्क किए थे वहाँ से आर्चर पार्क सिर्फ 15 से 25 मीटर दूर था और उसके बिल्कुल पास एक फुटब्रिज था जो रोड के ऊपर से जाकर नीचे पार्क में निकलता था। यही फुटब्रिज इस पूरे ट्रेजेडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। इस फुटब्रिज से पार्क पूरा क्लियरली दिखता था और इस जगह पर कोई सिक्योरिटी चेक भी नहीं था, कोई पुलिस बैरियर नहीं था। उसी वक्त कैम्पबेल पैरेट पर बोरिस और सोफिया गर्मन धीरे धीरे चल रहे थे। ये वो लोग थे जो पहले सोवियत यूनियन में रहे थे, पर वहाँ पे ज्यूइश के खिलाफ काफ़ी अत्याचार होता था, इसीलिए ये वहाँ से बचकर ऑस्ट्रेलिया आए थे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। बोरिस 69 साल के थे और एक रिटायर्ड मैकेनिक थे। सोफिया 61 साल की थी और ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में काम करती थी। जब वो धीरे धीरे चल रहे थे तब उनकी नज़र वहाँ एक सिल्वर कलर की हैचबैक गाड़ी पर पड़ी जिसके फ्रंट विंड स्क्रीन पर एक ब्लैक ISIS फ्लैग लगा हुआ था। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गाड़ी के अंदर 2 होममेड ISIS फ्लैग और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइस IED भी था। पुलिस बॉम्ब स्क्वाड ने सेफली उन्हें हटा दिया था। जो आगे हुआ वो एक चलती हुई गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। ये पर्पल कलर की शर्ट वाले बोरिस हैं। लेकिन सच ये था कि अटैकर एक नहीं 2 थे और दोनों के पास गन थी। जब बोरिस साजिद के साथ हाथापाई कर रहे थे तब शायद सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर निकल गया था। या तो नवनीत ने दूसरी गन से अटैक किया या फिर साजिद ने किसी तरह अपनी गन वापस छीन ली। बोरिस को फुटपाथ पर गोली लग गई। सिर्फ कुछ ही पल के बाद सोफिया को भी गोली लग गई। बोरिस और सोफिया अब जिंदा नहीं है। उसके बाद दोनों अटैकर फुटब्रिज की तरफ चले गए। नीचे पार्क में अभी भी लगभग हजारों लोग थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मीटर दूर क्या हो चुका है। कुछ ही देर के बाद अटैकर ने फायरिंग शुरू कर दी। अकरम ने क्राउड पर लगभग 83 राउंड फायर किया। वहाँ पे एलेक्स क्लेटमैन भी थे जो 87 साल के थे। उनका जन्म यूक्रेन में हुआ था। बचपन में उन्होंने हॉलोकॉस्ट सर्वाइव किया था। नाजी डेथ स्क्वाड से बचें जो ईस्टर्न यूरोप में ज्यूस को मार रही थी। बाद में उन्होंने सोवियत यूनियन के ब्रूटल एंटीसेमिटिज्म और साइबेरिया का फोर्स्ड लेबर कैंप झेला, पर इस बॉन्डी टेरर अटैक ने उनकी जान ले ली। कम्युनिटी लीडर और आई विटनेस के अकॉर्डिंग क्लेटमैन अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैकर और अपनी वाइफ के बीच में आ गए। उन्होंने गोलियां खुद पर ले ली जिसकी वजह से वो तुरंत मारे गए। इसके साथ साथ कई और इनोसेंट सिविलियन का भी जान चला गया। फायरिंग के बीच रब्बी ने अपनी वाइफ और बच्चों को मैनोरा के पीछे प्रोटेक्ट किया। उनकी फैमिली बच गई लेकिन रब्बी नहीं बच पाए। जैसे जैसे गनफायर और तेज होती गई पूरी क्राउड पानी की तरफ भागने लगी। लाइफगार्ड जो टूरिस्ट को समुद्र के रिप्स और जेलीफिश से बचाते थे उनको अब सिविलियन को अटैकर से बचाना पड़ रहा था। इसके अलावा अहमद अल अहमद 43 साल के फ्रूट शॉप ओनर, उनका भी एक वीडियो है जिसमें वो अटैकर से गन छीन लेते हैं। अहमद के शरीर में भी गोलियां लग जाती हैं, हाथ में और शोल्डर में। शाम 6:47 पे इमरजेंसी सर्विस को इस अटैक के बारे में डिटेल मिला। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बहुत तेजी से रिस्पांस दिया। पुलिस ने लगभग 20 गोलियां चलाई जिससे साजिद अकरम ऑन द स्पॉट फायरिंग में मारा गया। उसके बेटे को भी गोली लगी बट वो जिंदा है और पुलिस की गिरफ्त में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में ये दोनों थे कौन। साजिद अकरम 50 साल का था, हैदराबाद में पैदा हुआ था, पर 1998 में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। दूसरी तरफ उसका बेटा 24 साल का था, ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। 2019 में वो रोड पर लोगों को एक्सट्रीम आइडिया बताते हुए पकड़ा भी गया था, जिससे थोड़ी देर के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी के नज़र में भी आ गया था, लेकिन बाद में उसे नो थ्रेट कहकर फाइल बंद कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में साजिद का इंडिया के किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला और उसने सारी गन बिल्कुल लीगल तरीके से भी ली थी। उसके पास टोटल 6 फायर आर्म थी। ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट आर्थर मैसेकर के बाद गन लॉ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन गया था। गन रखने के लिए एक जेन्युइन रीज़न दिखाना ज़रूरी होता है। सेल्फ डिफेंस को तो रीज़न माना ही नहीं जाता है। अक्सर लोग स्पोर्ट्स, शूटिंग या फिर हंटिंग का रीज़न देते हैं। साजिद ने भी यही किया था। उसने एक गन क्लब ज्वाइन किया था और बोला कि वो टारगेट शूटिंग के लिए गन चाहता है। पेपर पे सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि काफ़ी गन क्लब सिर्फ नाम की होते हैं, ना प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ना स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। बस फीस दो, मेंबर बन जाओ और लाइसेंस मिल जाता है। पहले ऑस्ट्रेलिया में रूल था कि हर नए गन खरीदने से पहले 28 दिन तक वेट करना पड़ता था, लेकिन न्यू साउथ वेल्स NSW में ये वेटिंग पीरियड सेकेंड और उसके बाद वाली गन के लिए हटा दिया गया।
इसका मतलब ये हुआ साजिद ने पहले गन लेने के बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर 5 और गन ले ली, सब लीगल, कोई रेड फ्लैग नहीं। इसके अलावा वो 27 दिन की सस्पिशियस ट्रिप पे भी गए थे। साजिद और नवनीत 1 नवंबर को फिलीपींस के दाओ सिटी पहुंचे। अटैक से सिर्फ 2 हफ्ते पहले 28 नवंबर को वो वापस ऑस्ट्रेलिया आए। ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटर को शक है कि वो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए थे, लेकिन फिलीपींस ऑफिशियल ने ये क्लेम रिजेक्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है कि वो वहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे थे। ये एक सिस्टम गैप भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स का रेस रूल कुछ ही कंट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। सीरिया या फिर अफगानिस्तान से आने वाले लोग तुरंत हाई रिस्क माने जाते हैं, लेकिन फिलीपींस एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसीलिए वहाँ से आना जाना यूजुअली नॉर्मल माना जाता है जब तक किसी का नाम नो फ्लाई लिस्ट या फिर वॉच लिस्ट पर ना हो। सिस्टम उसे डेंजर नहीं मानता है। नवनीत पहले रेडार पे था, लेकिन उसकी फाइल बाद में क्लोज हो चुकी थी। साजिद क्लीन रिकॉर्ड वाला था, इसीलिए दोनों का ट्रैवल रिकॉर्ड बिल्कुल नॉर्मल दिखा। ये केस अपने स्ट्रक्चर में यूनिक नहीं है। ये केस अहमद और मुस्ताफ़ा अल-दीदी कनाडा 2024 केस से बिल्कुल मिलता जुलता है। वहाँ भी फादर सन टीम ने ISIS अटैक प्लान किया था। पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।